गाइस, मैं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। दोस्तों, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि पॉलिनोमियल पढ़ाने को। वैसे मैं पढ़ा तो रहा था डिफरेंशिएशन, जैसे अभी चेन रूल बचा हुआ था, फिर प्रोडक्ट रूल, यू बाई वी रूल, फिर उसके क्वेश्चंस भी। पर मैंने सोचा क्यों ना 2 लेक्चर लेकर के सारे 9th और क्लास 10 के पॉलिनोमियल कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद हम आराम से साथ साथ चलते रहेंगे। डिफरेंशिएशन के भी 11th 12th के भी जितने टॉपिक्स है मैं चलाता रहूँगा। पर जो 2 लेक्चर आने वाली आगे की, वो क्लास 9th और क्लास 10th के पॉलिनोमियल में बेस्ड होंगी। तो खैर चलते हैं आगे। हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो है पॉलिनोमियल। मैं क्लास 9 से शुरू कर रहा हूँ, फिर क्लास 10 तक कंप्लीट कर दूंगा। तो पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स होते हैं, फिर पॉलिनोमियल कितने टर्म्स से मिलकर बनता है, फिर पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, या फिर पॉलिनोमियल हम कैसे डिफाइन करेंगे, और पॉलिनोमियल कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल के आगे बढ़ने से पहले मैं एक बेसिक टर्म आपको समझाना चाहता हूँ। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। पॉलिनोमियल 2 टर्म से मिलकर बना होता है, एक होता है पॉली, एक होता है नोमियल। तो पॉली है, पॉली को कहते हैं मैनी, पॉली का दूसरा नाम है मैनी, और नोमियल को इस जगह हम कह सकते हैं टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, मैनी टर्म्स। आप सोचो किस चीज की मैनी टर्म्स। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने स्टार्ट किया है कांस्टेंट से। आइए पहले कांस्टेंट समझते हैं, फिर वेरिएबल समझेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको ओरिजिनल डेफिनेशन जो है पॉलिनोमियल की वो बताऊंगा। उससे सारी कुछ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट किसी भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप 2.1 भी ले लो, 2.2 भी ले लो, ये भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। जो चेंज नहीं होगी हम उस चीज को कहते हैं कांस्टेंट। कहते हैं ना कि कोई भी अगर रेलवे लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सीधी ही जा रही है, मुड़ नहीं रही है कहीं भी। तो जो चीज बदले नहीं हम उस चीज को कहेंगे वो कांस्टेंट है। और इस टर्म में पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो है कांस्टेंट न्यूमेरिकल टर्म, यानी उसी को हम कहते हैं फिक्स्ड न्यूमेरिकल टर्म, उसी को कहते हैं कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 4 एग्जांपल आप नोट भी कर लो अगर आपको करना है तो। इस तरह करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। ये बदल नहीं सकती, बस यही जा हो रही है। आप कुछ भी इसमें पुट कर दीजिए, ये नहीं बदलेगी। बाकी सब चीजें चेंज हो सकती हैं, पर कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। इसके बाद आगे टर्म में आते हैं। आगे टर्म है वेरिएबल्स। इसमें लिखा हुआ है मे बी असाइन डिफरेंट वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये सब जानते हैं, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। चलिए एरिया मान के चलते हैं। हम एरिया यहाँ पे लिखते हैं, कोई सर्कल है, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है आप बोलोगे रेडियस, मैं पूछूंगा ए क्या, आप बोलोगे एरिया। तो अगर रेडियस में 1 पुट करूं तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया एरिया हो गया 1, सॉरी पाई। अगर मैं रेडियस पुट कर दूं 2 तो एरिया क्या हो गया, पाई इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई। आप बोलोगे ठीक है, रेडियस बदल जाने से एरिया भी बदल गया। फिर मैं बोलूंगा आर इक्वल टू 3 पुट करने, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, यानी कि एरिया इक्वल टू 9 पाई। जब आर 1 था तो एरिया थी पाई, जब आर 2 हो गई तो एरिया हो गई 4 पाई, जब आर हो गई 3 तो एरिया हो गई 9 पाई। यानी कि जैसे से हम आर इंक्रीज कर रहे हैं एरिया भी बदल रही है। तो यहाँ पे कौन सी टर्म फिक्स नहीं है, वो ना तो आर फिक्स है क्योंकि आर को मैं बदल रहा हूँ आराम से। जो चीज बदल जाए वो फिर कांस्टेंट कैसा, वो तो वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का मतलब ये होता है जो बदल जाए। तो आर बदल गई, इस कारण ए भी बदल गई, यानी कि ए भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। लेकिन पाई की पाई हमेशा रहेगी, पाई में कुछ भी चेंज नहीं आया, इसलिए पाई हो गई कांस्टेंट और आर हो गई वेरिएबल, और यहाँ ए भी हो गई वेरिएबल। तो आप समझ रहे होंगे कि वेरिएबल में मे बी असाइन डिफरेंट वैल्यूज। मैंने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर पुट किया तो मुझे एरिया कुछ और मिला। इस कारण से आर भी वेरिएबल है और ए भी वेरिएबल है। इस तरह से जैसे आप करते होगे कि राम्स एज इज ट्वाइस देन श्याम्स एज, तो आप मानते होंगे चलो ठीक है, राम की एज में मान लेता हूँ एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि आपको मालूम नहीं क्या है, वो कुछ ही बदल सकती है। आप कुछ भी उसमें वैल्यू पुट करके आप कुछ भी इक्वेशन में सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इसलिए उसको कहा गया वेरिएबल्स। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब तीसरा जो टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब होता क्या है, आप एक्सप्रेशन मतलब क्या समझते हो। एक्सप्रेशन मतलब होता है कोई भी इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस लाइक कोई वेरिएबल या फिर कोई कांस्टेंट, तो हम उसे कहेंगे एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन इक्वेशन होता है। जैसे इसमें क्या लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल।
तो कांस्टेंट मैंने क्या बताया, मान लेते हैं कोई 2 कांस्टेंट है। वेरिएबल मैंने क्या बताया, मान लेते हैं x कोई वेरिएबल है जो बदल जाए, तो बीच में कुछ भी कर सकते हैं, प्लस हो गई, माइनस हो गई, या फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो 2 + x ये भी एक्सप्रेशन है, क्योंकि अंदर से एक कांस्टेंट भी है या वेरिएबल है, या फिर कांस्टेंट नहीं भी हो, सिर्फ वेरिएबल को भी हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं, या फिर सिर्फ 2 भी हो। एक तरह से आप जानोगे कि 2 भी एक पॉलिनोमियल है, x भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसे वो मैं बताऊंगा आगे। जैसे 2 × x ये एक एक्सप्रेशन हो गया, 2 - x, 2 / x ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। ये पॉलिनोमियल मैं नहीं कह रहा, ये एक्सप्रेशन है, अभी बस आप एक्सप्रेशन समझो। पॉलिनोमियल मैं आगे समझाऊंगा, 2/x पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, वो कैसे मैं आगे बता रहा हूँ। बस आप इतना समझ लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। जैसे कांस्टेंट 2 हो गई, वेरिएबल x, या फिर 3 + y, कुछ भी कर लो, आप कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब बताता हूं मैं कि टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे आपको काउंटिंग तो आती होगी, मैं बोलूं कि x + y + z + m + n + 1 कितने टर्म्स हो गए, आप जो x y z m n 1 टोटल 6 टर्म्स। बस यही चीज में करना है, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल है x + y + 3x + 2, इसमें ये कोई एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, उसके बाद वेरिएबल्स भी हैं, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, यानी कि क्या हो गया, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। तो टर्म्स क्या है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। यानी जो कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि कितने टर्म्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, x एक टर्म हुआ, अब काउंट कर लोगे, y दूसरा टर्म, 3x दूसरा टर्म, 2 चौथा टर्म। यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, बस सिंपल काउंट कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर एक्सप्रेशन क्या होती है, फिर उसमें टर्म्स कैसे काउंट किया जाता है। अब हम सीख सकते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल मैंने बताया था, पॉली मीन्स मैनी, और उसके बाद फिर नोमियल मीन्स टर्म्स, मैनी टर्म्स। लेकिन अब जो मैथमेटिकल उसकी डिफिनेशन है वो क्या है, मैंने इतनी बड़ी डिफिनेशन लिखी है, इसका कुछ रीजन होगा, इसके लिए कारण मैंने लिखा है, क्योंकि मैं अक्सर शॉर्ट कर देता हूँ और जो इंपॉर्टेंट होता है बस वही पढ़ाता हूँ, लेकिन ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसलिए मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। अब जैसे पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये तो मैंने पढ़ दिया। अब इसका मीनिंग क्या है, इसमें जो टर्म आपको सीखना है वो बेसिकली ये है, एक नॉन नेगेटिव, दूसरा इंटीग्रल पावर्स, बस यही चीज जानना है आपको। ये पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने बताया अभी। फिर आपको पता है वेरिएबल्स क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स मतलब क्या होता है। वैसे देखिए पॉलिनोमियल क्या रहा है, पॉलिनोमियल कह रहा है कि पॉलिनोमियल हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिस एक्सप्रेशन में कोई भी अगर इक्वेशन है उसमें एक पहला इंटीजर होना चाहिए उसकी पावर, और दूसरा वो निगेटिव ना होना चाहिए। तो आप सोचोगे कि मीन्स लाइक इंटीजर्स क्या होता है। जैसे अगर हम 1 लें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, या -1 -2 -3 पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में आनी चाहिए, बस ये टर्म होती है। जैसे -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6, इस तरह के जितने भी टर्म्स होते हैं उसे कहते हैं इंटीजर्स। जो इंटीजर्स ना ही पॉइंट में हो सकते हैं ना ही फ्रैक्शन में हो सकते हैं। उसके अलावा जो भी टर्म है, जो भी प्योर टर्म है, जैसे 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11 21 22 23, ये हो गए इंटीजर्स। जैसे 21.2 ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये पॉइंट में है। 3/4 ये भी इंटीजर नहीं है क्योंकि ये कट के पॉइंट में ही आएंगे। तो पॉइंट के अलावा और फ्रैक्शन के अलावा जो भी टर्म आए हम उसे कहेंगे इंटीजर। तो ये हो गई, आपको समझ में आएगा इंटीजर क्या होता है। तो उसी को कहते हैं इंटीग्रल पावर्स। पावर्स तो आप जानते ही हो, जैसे x के पावर 3 हो गया तो हम उसे कहेंगे, मीन्स लाइक x के ऊपर जो 3 लिखा होता है उसे हम कहते हैं पावर 3। x का ऊपर अगर 2 लिखा हो तो हम उसे कहेंगे पावर 2। तो उसी तरह नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स, जैसे मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको -1 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, जब तक वो पॉइंट या फ्रैक्शन में ना आए। लेकिन इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है कि निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को ही हमें देखना है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गई, जैसे पावर 0 1, याद रखिएगा 0 मैंने कहा है आगे काम आएगा। 0 1 2 3 4 5 जितने भी पॉजिटिव हैं
इंटीजर, हम उसे बस उसी को लेना है पॉलिनोमियल में। और एक और चीज़, ये चीज़ की मीन्स लाइक नॉन निगेटिव होना चाहिए और इंटीग्रल होना चाहिए, मीन्स लाइक ये दोनों चीज़ पे खास फोकस किया गया है। जैसे मैं आपको बोल दूं x टू द पावर 3/2, मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे है, पॉजिटिव है। मैं बोलूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि 3/2 ये फ्रैक्शन में आ गया और ये इंटीजर ही नहीं है, पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है। इसका नॉन निगेटिव, ये निगेटिव टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो फंसते हैं बच्चे वो निगेटिव टर्म में ही फंसते हैं। नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मैं एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 5x³ - 4x² + 2x + 1, तो इसमें क्या है? सबसे पहले 5 क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आज जब मैं पढ़ाऊंगा कोफिशिएंट। x तो आपको पता है ये एक वेरिएबल है, ये भी x एक वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, और 1 कांस्टेंट है, यानी कि एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता था? मीन्स लाइक कांस्टेंट और वेरिएबल का कोई भी समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन है। अब हमें ये पता करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले 3 इंटीजर है, बिल्कुल है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। अब देखते हैं x के पावर, इस जगह देखते हैं 2 पॉजिटिव है, बिल्कुल है। इंटीजर है, इंटीजर भी है। उसके बाद अब देखते हैं इस जगह x का पावर 1 इंटीजर है, बिल्कुल है। उसके बाद x निगेटिव है, नहीं, निगेटिव भी नहीं है, यानी कि ये पॉलिनोमियल हो गई। अब दूसरे पे देखते हैं, दूसरा है 9y² + 6y³ + 10y। अब y का पावर क्या है? y भी एक वेरिएबल है, y, ये भी y के पावर क्या है? 2 इंटीजर है, बिल्कुल है। प्लस है कि माइनस है? प्लस है, इसका आंसर, इस पे कोई दिक्कत नहीं। 6 के पावर y³ है, y के पावर 3, यानी कि 3 क्या है? पॉजिटिव है, सही बात है। इंटीजर है, बिल्कुल है। और y के पावर इस जगह देखते हैं, पावर 1 है और पॉजिटिव है, यानी कि ये भी इंटीजर है और पॉजिटिव है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल हो गई। अब इसमें देखते हैं, 5 तो कांस्टेंट है, इसे छोड़ दीजिए। 8x³ x के पावर 3/2 पॉजिटिव है, बिल्कुल है। लेकिन क्या 3/2 इंटीजर है? नहीं है। इस कारण से यहीं पे रिजेक्ट हो गई है, में आगे बढ़ना ही नहीं है, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। चाहे पॉजिटिव रहे कुछ रहे, इंटीजर होनी जरूरी है, तभी हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को। इसलिए मैंने 2 चीज मार्क कर दिया, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन होता है, कोई कांस्टेंट अगर कोई वेरिएबल के साथ अटैच्ड हो यानी मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उसे कहते हैं वो कोफिशिएंट है। जैसे एग्जांपल 2x² + 3x + 4, तो x क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल है, फिर ये भी एक वेरिएबल है। तो जो 2 क्या है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है वेरिएबल के साथ, यानी अटैच्ड है। इस कारण से 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। और यहाँ पे हम कहेंगे कि 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। और 4 क्या है? 4 कोफिशिएंट नहीं है, 4 एक कांस्टेंट है क्योंकि 4 के साथ कोई भी x नहीं है, कोई x की टर्म नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं लिख दूं 2/x तो वो क्या होगा? जैसे मैंने बताया डिवाइड वाला रूल्स भी है, तो हम उसे लिखेंगे 2 × x⁻⁻1, तो वो फिर कोफिशिएंट में आ गई। चलते हैं अब आगे है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? वैसे ये आगे बढ़ने से मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? x का पावर 2 क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि नॉन निगेटिव है, सही बात है, क्योंकि निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होना है, ये पॉजिटिव है, यानी कि ये ठीक है। अब ये इंटीजर है या नहीं? 2 ऑब्वियसली इंटीजर है क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आ रही, नहीं फ्रैक्शन में आ रही है, इस कारण से ये टर्म सही है, यानी कि पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ सकते हैं। x का पावर क्या है? पॉजिटिव है, +1 मतलब ऊपर यही है, और 1 क्या है? 1 भी इंटीजर है, और ये टर्म में तो कुछ है ही नहीं, इस कारण से ये पॉलिनोमियल है। अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या है? 2x + 3। तो 2x + 3 मींस लाइक ये तो एग्जांपल हो गया। अब होता क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन वेरिएबल? एक वेरिएबल मतलब होता है कोई एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन इसमें एक ही तरह के वेरिएबल हो। जैसे 2x² + 3x + 4 कितने तरह के वेरिएबल है? एक, सिर्फ x ही वेरिएबल है। उसी तरह मैं लिखूं 2y² + 3y + z, तो क्या हो गया? y भी आ गई, z भी आ गई, उसमें 2 वेरिएबल है, इसलिए वो होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसलिए मैंने आपको बताया था पॉली मींस होता है मैनी, आप एक से ज्यादा वेरिएबल भी उसमें डाल सकते हो,
या फिर एक ज़्यादा टर्म भी उसमें रह सकता है, इस तरह का भी। अगर मैं लिखूँ 2y² + 3y + 3 तो वो क्या होगा, वो सिंगल वेरिएबल ही होगा, क्योंकि 2y² + 3y + 3 y के अलावा उसमें कोई और वेरिएबल नहीं है। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा तो हम उसे यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 वेरिएबल की जगह हो जाएगा 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, जितने ज़्यादा होंगे उतने वेरिएबल्स हम कह सकते हैं। उसी तरह इसमें आप पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो 2x + 3 इसमें कितना वेरिएबल है, x के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है। और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री हम कैसे निकालते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। डिग्री निकालते हैं, कोई भी जिस भी वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा होगा तो हम उसे उसी की डिग्री को बोलेंगे कि उस इक्वेशन की वो डिग्री है। जैसे 2x + 3 कोई और x नहीं है तो हम उसे क्या लिखेंगे, x का पावर 1, सिर्फ एक ही x का है, यानी कि यही होगी, यानी कि 1 इज द डिग्री ऑफ दिस वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। उसी तरह 4y² - 2y इसकी पावर 2 है। पहले ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉजिटिव और +2, यानी कि पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉलिनोमियल है। अब इसके निकालते हैं कि वेरिएबल कितना है, सिर्फ y ही टर्म है, y की टर्म के अलावा कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, इन 1 वेरिएबल है। और अब देखते हैं इसकी डिग्री क्या है। y की पावर क्या है, इसमें 1 है, इसकी y की पावर 2 है। जो सबसे मैक्सिमम होगी हमें उसे देखना है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो फिर हमें चेक करना है कि उसकी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है। तो मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि इसकी डिग्री हो गई 2। उम्मीद आप सबको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा जो टर्म है वो डिग्री ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स है। मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल में 2 से ज्यादा भी डिग्री हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। अब क्या है, इक्वेशन हम मान लेते हैं, 7x³ - 5x² y² + 3xy + 6y + 8। अब इसको करना क्या है, पहले हम चेक करेंगे, जैसे हमें बताया था प्रोसेस की, पहले पॉलिनोमियल चेक करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, मींस पावर 3 है, 3 इंटीजर है और पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। 2 है और पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। 2 है पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। 1 है पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। 1 है पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी y भी 1 है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं हमें कितना इसमें मींस पॉलिनोमियल विच वेरिएबल है। एक x एक वेरिएबल है, एक y भी इसमें इंक्लूडेड है, 2 वेरिएबल, यानी कि ये 2 वेरिएबल का है। मैं इसे 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल भी बना सकता हूँ, कैसे वो ठीक है मैं आगे बताता हूँ। अब इसमें देखना है कि डिग्री इसकी मैक्सिमम क्या है। पहले देखते हैं x का पावर क्या है मैक्सिमम, 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर x का पावर क्या है मैक्सिमम, 2, y का पावर 2, दोनों मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जुड़ जाएगी इस तरह के पॉलिनोमियल में, यानी कि पावर हो गया इसका 4। यहाँ पे पावर 1 है, इसका पावर 1 है, 1 + 1 2, इसका पावर 1 है और इसका पावर तो कुछ है ही नहीं। इसके लिए अगर आपको पूछा कि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री हो गया 2 + 2 4, यानी कि डिग्री सबसे मैक्सिमम जो हुई 4। इस x³ x² 2 y² 2 इसलिए जोड़ दिया हमने तो हो गई डिग्री 4। तो वैसे आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, जैसे 3 का स्क्वायर है ठीक, इंटू 4 का स्क्वायर है। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप उसे कर दो 3 × 4 पावर 4, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बस डिग्री बताने के, डिग्री के केस में इस तरह का कर सकते हैं कि अगर आपका x और y से मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों का पावर ऐड कर दो आप, तो डिग्री 4 हो गई ठीक। अब मान लो मैं आपको बता दूं 7xyz + x² + 3 कुछ भी है, तो पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये बिल्कुल है क्योंकि सारे पॉजिटिव है, सारे इंटीजर है, 1 ही है। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो कांस्टेंट ही है 3। तो ये क्या, ये 3 वेरिएबल हो गए, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, 1 2 3। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 1 1 1 जोड़ दो, यानी कि 3 हो गई इसकी डिग्री। ये 2 यानी कि 3 जाते बड़ी है, यानी कि इसकी डिग्री हो गई 3। तो उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास है एक लीनियर पॉलिनोमियल, फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन होता क्या है ये सब चीज, लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो होती है 1। जैसे मैंने आपको बताया था डिग्री क्या होती है, उसी तरह जो कि हाईएस्ट पावर जिस इक्वेशन की हम कहें वही उसकी डिग्री हो जाती है।
तो इसकी हाईएस्ट डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल की होती है 1, फिर क्वाड्रेटिक की हो जाती है उससे 2, क्यूबिक मतलब 3, क्यूबिक नाम है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4। कैसे? जैसे x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री है 1, y प्लस 2 ये क्या है? हाईएस्ट डिग्री 1, उसके बाद z प्लस 3 कुछ भी आप कर सकते हो, ये होगी लीनियर पॉलिनोमियल। अब कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यों? हाईएस्ट पावर 2। चलिए मान लेते हैं एक्स वाई प्लस 3, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? आपको मैंने सिखाया है। सबसे पहले इसकी पावर देख लो 1, फिर इसकी पावर देख लो 1, इसकी पावर 1, यानी कि जुट गई, यानी कि 2, यानी कि ये होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर 2, यानी कि डिग्री 2। अब डिग्री 3 पे आते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस जेड प्लस 3, ये क्या हो गई? पावर मैक्सिमम किसकी है? ये 3 हो गई, ये 1 1 1 प्लस 1 2, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक्स की 3, यानी कि ये क्यूबिक हो गई। अब बाय क्वाड्रेटिक में उसी तरह 4 हो जाएंगे, जैसे एक्स टू पावर 1 प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब क्या देखते हैं हम? x की पावर 1 है, y की पावर 3 है, इसकी पावर देखते हैं, x की 1, y की 1, 2, z की 2, 2 1 3 1 4, यानी कि मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए डिग्री इसकी 4, यानी कि बाय क्वाड्रेटिक की 4 हो गई। ये एग्जांपल, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं क्या क्या होता है? एक होता है मोनोमियल, एक होती है बाइनोमियल, एक होती है ट्राइनोमियल। इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इसका बनने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतने में से ही सॉल्व हो जाएगा और बुक में भी इतना ही दिया हुआ है, तो हमें लिमिट करके ही पढ़ना है। जैसे फिर मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही नॉन जीरो टर्म हो, जैसे x, फिर xy, फिर 2xy, ये सब मोनोमियल में ही आते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही टर्म है। जैसा मैंने टर्म कैलकुलेट करने बताया था कि जहां भी प्लस या माइनस ये सब चीज हो उसको एक एक टर्म करके गिना जाता है। तो मोनोमियल आता है, एक टर्म क्या है? एक्स वाई बाई 3, ये सब हो गई मोनोमियल। अब बाइनोमियल अब आते हैं। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो नॉन जीरो टर्म्स हों, जैसे x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस जेड, इस तरह करके ये दो टर्म हो गए। अब ट्राइनोमियल उसी तरह में तीन नॉन जीरो टर्म हो, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कुछ भी कर सकते हैं, ये हो गई ट्राइनोमियल। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बस दो ही कॉन्सेप्ट बचे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक तक सीमित है, उसके आगे एनसीईआरटी बुक में है नहीं। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप आर.डी. शर्मा में आप पढ़ सकते हैं, जो मैं भी पढ़ाने वाला हूँ इस दो कॉन्सेप्ट के आगे। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट क्या होता है जो बदले नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप 1 और 2 इस तरह जो कांस्टेंट होते हैं वो भी एक पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? जैसे आप देख सकते हो, मैं इसे लिख सकता हूँ 2, चलो ये कांस्टेंट है, लेकिन पॉलिनोमियल कैसे है? तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0। तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है कि मीन्स लाइक ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे? x पावर 0, 0 क्या है? मैंने आपको बताया था इंटीजर के बात में कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ये जितने पॉजिटिव है इससे हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। 0 क्या है? ये पॉजिटिव आ गए और 0, तो पॉजिटिव भी हो गई 0 भी हो गई, यानी क्या हो गई? ये पॉलिनोमियल डिफाइन हो गई। अगर निगेटिव होती तो पॉलिनोमियल नहीं होती। तो बचा क्या? इसको भी लिख सकते हैं 2x पावर 0 इक्वल टू 2 ही होता है, क्योंकि x पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाता है। इसका अर्थ है जितनी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितनी भी कांस्टेंट हो सारी की सारी पॉलिनोमियल होती हैं। और एक टर्म और है उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल, जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, उसको भी इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बस प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, इतना दिमाग लगाना है नहीं। बस कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल याद रखना है आपको कि जितने भी कांस्टेंट है सारी पॉलिनोमियल है, पहली बात। उसके बाद जीरो टर्म है वो भी एक पॉलिनोमियल है, दूसरी बात। ये दोनों आप याद रखोगे। अब यहां तक कंप्लीट हो गई एनसीईआरटी की, यहां तक कॉन्सेप्ट में एनसीईआरटी की लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। अब जो आगे बढ़ता हूं मैं वो है रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? रूट्स मतलब होता क्या है?
तो जो ये रूट टर्म है ये बेसिकली क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 9th से भी आप पढ़ो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि 9th में भी मैंने देखा है कि बहुत रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे समझना जरूरी है। रूट्स क्या होता है, जैसे कोई इक्वेशन है x प्लस 2 माइनस 3, ठीक, कोई इक्वेशन है x प्लस 2 माइनस 3, तो ऐसा कौन सा टर्म है, तो पहले से हम डिफाइन करते हैं, इसे हम लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू, आप बोलोगे ऐसा मैंने क्यों किया, एफ एक्स मतलब क्या होता है, एफ एक्स मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि कोई भी एक्स की टर्म है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे डाल सकते हैं। अगर यहाँ वाई की टर्म होती तो, जैसे वाई प्लस 2 माइनस 3 होती तो हम क्या लिखते हैं, एफ वाई लिखते हैं। अगर यहाँ पे अगर जेड की टर्म होती तो एफ जेड लिखते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ये एक्स का ही एक फंक्शन है, मींस लाइक एक्स का ही एक एक्सप्रेशन है, ये वाई का एक्सप्रेशन है इसलिए एफ वाई, ये जेड का एक्सप्रेशन है इसलिए एफ जेड। अब मैं बोलता हूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर को पुट करने से ये वाली एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, इसमें तो कुछ पुट होगी नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसमें पुट किस में होगी, एक्स में, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है और वेरिएबल ही सिर्फ बदल सकता है, उसके अलावा कोई बदल नहीं सकता, इसलिए एक्स पे हम क्या पुट करेंगे जीरो हो जाए। हम देखते हैं ये 2 है ये 3 है, यानी कि अगर ये सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 ऐसे हो गई, 2 माइनस 3 माइनस 1। अब x की क्या वैल्यू पुट करें जो x माइनस 1 जीरो हो जाए, अगर x हम 1 पुट करते हैं यानी कि यहाँ पे भी 1 हो गई, यानी कि इसे मिटा देता हूं, f1 x का 1 पुट किया मैंने, तो यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस 1, यानी कि 1 पुट करने से ये क्वेश्चन जीरो आ रही है। उसी तरह तो 1 इसका हो गया रूट्स, मींस ऐसा नंबर पुट करने से, ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने से कोई भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल अगर जीरो हो गई तो हम उसे कहेंगे कि मींस वो उसके रूट्स है। बेसिकली पॉलिनोमियल ही जीरो होती है, पॉलिनोमियल से हम डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ये सब चीजें। फिर अगर आगे बढ़ेंगे f2 पुट करने से मान लो जीरो आ जाती तो हम बोलते हैं f2 भी उसकी रूट्स है। तो उम्मीद है आपको रूट समझ आ गया होगा। रूट्स आप उसको बोलो या फिर जीरोस कहो, दोनों एक ही चीज है। अब रूट्स का दूसरा नाम भी है जीरोस, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है रूट्स या फिर जीरोस दे करके। आपको ये भी कह दिया जाए कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे x प्लस 3 कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x मैंने लिख दिया क्योंकि x का टर्म है इसलिए x लिख दिया। आपको बोला गया कि इसके रूट्स निकालो, या रूट्स कैसे होता है, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप लिख दो। हर बार तो तुक्का लगेगा नहीं, मैंने तो गेसिंग वक्त पे मैंने किया है। इसे सॉल्व कैसे करना है, बस लिख देना है आपको x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब भूल जाओ इसे, ये टर्म यहाँ आ गया तो x 3 इधर चली जाएगी तो x इक्वल टू -3, यानी कि -3 एक ऐसा टर्म है जिसके कारण ये फंक्शन, ये एक्सप्रेशन जो है, ये पॉलिनोमियल, ये जीरो हो रही है। अब आपको रूट्स तो समझ में आ ही गई और आपको ये पता चला गया कि जीरोस को ही रूट्स कहते हैं। ज़्यादा डीप इसमें पढ़ना है नहीं और मुझे नहीं लगता इसके ज़्यादा डीप आपको अभी क्लास 9th में स्पेशली जरूरत पड़ेगी। अब 3 तरह के उसमें थ्योरम्स आते हैं, अब वो हम थ्योरम देखते हैं। हमारे पास अब है इंटीग्रल रूट थ्योरम। अब ये इंटीग्रल रूट थ्योरम होता क्या है और ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कभी कभी एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला जाता है। मीन्स अगर आप किसी रूट निकालो, जीरो निकालो किसी एक्सप्रेशन की तो कैसे निकालते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा हो जाए तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं, तो उस ट्रिक्स को ही थ्योरम कहा गया है। कैसे, इंटीग्रल रूट थ्योरम कहते हैं कि हैज इंटीग्रल कोफिशिएंट एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज 1 देन रूट इज अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। ये आपकी बाउंस कर गई होगी ऊपर से, मैं जानता हूँ, जिस समय मैं पढ़ता था मेरे भी बाउंस कर गई थी, लेकिन 12 पढ़ने से वो चीज आ गई। कैसे, एक्सप्रेशन ऑफ x इज दिया, इक्वेशन दिया x³ + 2x² - 11x - 12। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जीरोस निकालना है यानी कि रूट्स निकालना, तो कैसे करोगे आप, मैंने बताया था आपको इक्वल टू 0 कर दोगे, इसको भूल जाओ फिर आगे सॉल्व करो, लेकिन इतनी लंबी टर्म में सॉल्व कैसे होगी, तो सॉल्व करना मुश्किल है। इस कारण से मिस्टर इंटीग्रल बाबा ने कहा कि आप क्या करो कि पहले देखोगे सबसे जो हाईएस्ट पावर वाली यानी हाईएस्ट डिग्री वाली जो भी नंबर है वो आगे हो, उसी सीरीज में हो, पहले पावर अधिक फिर पावर कम फिर पावर कम फिर पावर खत्म, इस तरह से अरेंज किया जाता है। जब भी आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखोगे तो ऐसे ही लिखना, सबसे अधिक पावर वाली आगे
फिर उससे वाली कम, फिर कम, फिर कम। तो अब कहा जाता है कि लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। इस लीडिंग है, ये सबसे आगे मतलब लीड कर रही है, इसकी कोफिशिएंट क्या है 1। चलो ठीक है, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद कहा गया कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था, जो कि कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ अटैच्ड हो तो उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए? वो इंटीजर होनी चाहिए। मैंने आपको यही बताया इंटीजर क्या होता है। सारे डेसिमल को हटा करके, सारे फ्रैक्शंस को हटा करके जो भी नंबर्स बचते हैं तो वो हम उसे कहते हैं इंटीजर्स। जैसे 2 इंटीजर है, -11 इंटीजर है, -12 इंटीजर है, सारी चीजें। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कौन कौन सा है? 1, 2 एंड 11, ये तीनों कोफिशिएंट है। 1 इंटीजर है, सही बात। 2 इंटीजर है, सही बात। 11 इंटीजर है, सही बात। लेकिन अब कहा गया कि मीन्स जो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लीडिंग 1 भी है, यानी कि दोनों केस फुलफिल हो रहे हैं। अब जो सॉल्व किया जाता है उसको, इसने कहा मिशन इंटीग्रल बाबा ने कि इसकी जो रूट होगी वो क्या होगी, यानी कि जो जीरोज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। उसने कहा कि जो लास्ट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म जो सबसे बचा ना, इसी की फैक्टर होगी। फैक्टर क्या होता है आपको पता ही होगा। जैसे 6 है, 6 किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से 6 डिविजिबल है, सही, 6/1 कर सकते हैं। 2 से डिविजिबल है, 6/2 कर सकते हैं। फिर 6 खुद से भी डिविजिबल है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। उससे 12 किस से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है। -1 से भी डिविजिबल, जब +1 से डिविजिबल है तो -1 से डिविजिबल होना ही होना है। सिर्फ माइनस टर्म आगे आ जाएगी, वो अलग मैटर है। उसके बाद फिर 12, फिर उसके बाद कौन से टर्म है? 2, फिर 3 से डिविजिबल है, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 12 खुद से भी डिविजिबल है। यानी कि जो इसकी रूट्स है वो हो जाएगी +-1, +-2, +-3, +-4, +-6, +-12। यानी कि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 से डिविजिबल था, ये 12, लेकिन +- हमने कर दिया इस कारण से क्योंकि हमें रूट निकालना है। इन सब में से कोई भी रूट हो सकता है। आप जब मैं तीसरा थ्योरम पढ़ाऊंगा, उस थ्योरम बस यही है कि जितना भी हाईएस्ट पावर होता है, इसका मतलब तो उसके उतना ही रूट्स निकल सकते हैं, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा कभी निकल ही नहीं सकते। तो इसके भी 3 निकलेंगे। लेकिन हमें करना क्या है, इतने सारे निकले नंबर बस एक एक करके पुट करना है। पहले +1 पुट करेंगे, इससे देखेंगे पुट करने 0 आता है या नहीं। फिर 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने 0 आता है या नहीं। 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने से 0 आता है या नहीं। इसे 3 पुट कर देते हैं। तो F3 क्या हो गए? 3 के स्क्वायर 27 +2 2 3 3 9 2 18 -33 -12, यानी कि आप कैलकुलेट करो ओवर तो 0 मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। मैंने कैलकुलेट की नहीं, बस अंदाजे कर रहा हूँ। तो 3 इसकी एक रूट हो गई उस अनुसार। तो ये एक होता है इंटीग्रल रूट थ्योरम। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिवाइंड कीजिएगा इस चीज को, आप समझ जाओगे। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो देखते हैं। अब आते हैं थ्योरम 2 पे। तो थ्योरम 2 जो है हमारा कहता है वो रेशनल रूट थ्योरम है। अब ये थ्योरम क्या कहता है? b/c इज अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है, उसका रूट दिया हुआ है b/c। b/c क्या है? वो एक तरह से वेरिएबल है। आप वेरिएबल नहीं मीन्स आपको मालूम नहीं वो क्या है, आपको वो निकालना है कि रूट्स क्या होंगे। तो कोई एक्सप्रेशन ऑफ x वो दिया हुआ a(n)x पावर n प्लस a(n-1) मीन्स लाइक ये कोफिशिएंट ये है, ये कोफिशिएंट ये है, धीरे धीरे कोफिशिएंट है। जैसे जैसे x की टर्म बढ़ते जा रही है उसकी पावर घटते जा रही है। एक टर्म ऐसा आएगा जहां पे x पावर 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगी। अब तो ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है। मैंने बताया कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट की टर्म किसी वेरिएबल के साथ इंक्लूड हो तो कहा जाता है कि b की वैल्यू जो होगी वो फैक्टर ऑफ a0 होगी, जो लास्ट वाली टर्म है। मैंने आपको बताया कैसे अरेंज करना है, हाईएस्ट डिग्री वाली आगे, फिर सबसे लोएस्ट वाली सबसे पीछे, इस तरह करके ले जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। c क्या है? फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। c फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट फैक्टर। जैसे एग्जांपल है आपके पास 6x³ + 5x² - 3x - 2, तो उसमें b क्या हो जाएगी? फैक्टर ऑफ a0। सबसे पहले सीरीज में ऑर्डर किया हुआ है, पहले 3 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर 0 पावर पे। तो b क्या है? फैक्टर ऑफ a0। तो a0 कहाँ गई इसमें? a0 ये हो गई। तो फैक्टर ऑफ a0 2 की क्या क्या हो सकती है? फैक्टर 1 हो सकती है, 2 खुद हो सकती है, लेकिन +-1 कर देते हैं, +-2 लिखते हैं। उसके बाद c फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 6, सबसे आगे में यही है लीडिंग कोफिशिएंट। तो 6 क्या होगी? फैक्टर 1 +-2 +-3 +-6 खुद होगी। तो b/c हम करना है हमें, तो b आप यहाँ से चुन लो, आप c यहाँ से चुन लो। जो भी टर्म b/c का जो भी टर्म इस कंडीशन में पुट होकर के ये अगर इक्वेशन 0 ला दे, इसका मतलब वही है कि वो मीन्स इसकी रूट्स है।
या फिर इसकी सॉल्यूशन है। जैसे बी बाई सी मान लो आप 1/3 ले लिया आपने, 1/3 इस पे पुट कर दिया, अगर ये टर्म टोटल 0 आ गया एक्स की वैल्यू 1/3 पुट करने से, तो समझ लो कि ये आपकी रूट है, नहीं तो नहीं, लेकिन इतना में से ही आएगा। एक तरह से इसको आप हिट एंड ट्राई मेथड भी कह सकते हो। और तीसरा थ्योरम है, वो उसके लिए मुझे कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा थ्योरम कहता है कि जितनी भी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री होगी उतनी ही मैक्सिमम रूट पॉसिबल है। जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2 कोई इक्वेशन है, आपको बोला गया इसकी जीरोस निकालने, तो इसके कितनी जीरो निकल सकते हैं? कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 2, लेकिन मैं बोलूंगा 3। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 3, यानी कि 3 ही उसकी निकल सकती है मैक्सिमम रूट्स। आप आगे चल के पढ़ोगे रियल रूट्स, फिर उसके बाद पढ़ोगे आप नॉन रियल रूट्स, आप काफ़ी पढ़ोगे, लेकिन अभी आप इस लेवल पे आपके लिए आप मान लो कि 3 ही रियल रूट्स मैक्सिमम पॉसिबल हैं, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। कोई भी आपसे कोई भी इक्वेशन पूछ दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम कितने रूट पॉसिबल हैं, तो क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2x² प्लस 2x प्लस 3, मान लो इस तरह के हैं, क्योंकि 2 पावर हो गया मैक्सिमम यानी क्वाड्रेटिक, तो कितने पॉसिबल है रूट्स, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये था आज का सारा हमारा टॉपिक। वैसे कुछ मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ जो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे 1/x ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों आप बताओ? क्योंकि x के पावर जब ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी। जब x की पावर -1 हो गई तो क्या हो गया? ये इंटीजर तो है लेकिन निगेटिव इंटीजर है, इस कारण से पॉलिनोमियल नहीं है। इसका किसी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे। मैं आपको क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बताना कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, मैं पूछूंगा आपसे। जैसे 3x² प्लस 2√x प्लस 5 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 4x³ प्लस 3x 4/2 प्लस 7। आप बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों जबरदस्ती करवाएं भी। साइनिंग ऑफ अंकुर सिन्हा।